चलो शुरू कर लेते हैं। ये देखो बेटा, इसमें क्या है, इस वाले पार्ट्स में यदि हम देखें तो यह है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का हम मापन कैसे करते हैं। जब भी हमें इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना होगा तो हमें कुछ शर्तें लेनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें करना पड़ता है ना। पहले कंडीशंस तो ये है कि ये कहता है कि अकेले अर्ध सेल का जो विभव है उसको ज्ञात करना संभव ही नहीं होता है ना, या उसका मापन करना मुश्किल हो जाता है ना, नहीं हो सकता। यदि हम क्या लेंगे, एक आधा सेल लेंगे। आधे सेल से मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे हम यदि हम डेनियल सेल को देखेंगे तो हमने लिया था जिंक, और जिंक को हमने Zn2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। क्या हम इससे हम सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं? इससे हम सेल विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सेल विभव क्या कहा हमने, सेल विभव किसे कह सकते हैं कि जो दो अर्ध सेल है, जो दो क्या है, अर्ध सेल है, उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना। दो अर्ध सेल, जैसे हमने जिंक लिया था और कॉपर लिया था, इनके बीच जो हमने क्या माना था, एक कॉपर वाला लिया था तो कॉपर 2 पॉजिटिव और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, और फिर क्या बना था, कॉपर। ये दो अर्ध सेल है जिनको हम दोनों को अर्ध सेल अभिक्रिया कह सकते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं और ये दो अर्ध सेल हो सकते हैं। इन दो अर्ध सेलों के बीच हम मापन करेंगे तो तब हमारे पास मालूम हो जाएगा, सेल विभव निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सेल विभव। तो सेल विभव का मापन करने के लिए हमारे पास शर्त यह है कि हमें कम से कम क्या चाहिए, दो अर्ध सेल चाहिए। कितने अर्ध सेल चाहिए, दो अर्ध सेल, है ना। तभी हम क्या कर सकेंगे, सेल विभव का मापन कर पाएंगे। ये क्लियर होगी बात, ठीक है ना, कि हमें सेल विभव ज्ञात करने के लिए क्या कम से कम कितने चाहिए, दो अर्ध सेल चाहिए, ठीक है ना। ये अकेले अर्ध सेल से हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेल विभव का मापन नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर यदि देखेंगे, हम केवल दो अर्ध सेलों के विभवों में अंतर को माप सकते हैं। जो दो अर्ध सेल होंगे उनके विभवों को के अंतर को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उन्हीं को हम निकाल सकते हैं, है ना। उनका हम मापन कर सकते हैं। जो उनमें क्या होगा, दो अर्ध सेलों में जो विभव में अंतर होगा उसको हम नाप सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल विभव या सेल का ईएमएफ, ठीक है ना। सेल का ईएमएफ भी इसी आधार पर हम समझ सकते हैं। यहां देखें, इसके आगे चलें, यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड, यानी कि अर्ध सेल, जो हमारे पास क्या है, अर्ध सेल है ना, अर्ध सेल से एक इलेक्ट्रोड, ये जो अर्ध सेल है का विभव चयनित कर लें तो इसके सापेक्ष क्या होगा, है ना। तो इसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। यदि हम एक को क्या लें, मान लीजिए हमने लिया दो अर्ध सेल लिए और हमने कहा एक तो क्या है, मान लीजिए दो अर्ध सेल हमने लिए, अर्ध सेल इन्हीं को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। माना एक जिंक लिया और दूसरा हमने क्या लिया, कॉपर को लिया, और हमने कहा चलो इसका जो सेल या सेल विभव है, जो अर्ध सेल विभव है वो जीरो है, यानी कि जो माना इलेक्ट्रोड विभव है जीरो है। और इसको हम देखेंगे इसके साथ जोड़ करके जो इसका आएगा वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका हमें क्या आ जाएगा, सेल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा किसी को, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन को मानक सेल माना। देखो मानक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका मापन करेंगे, अभी आगे बताऊंगा इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। एक को हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या किया, एक स्वेच्छा से हमने क्या लिया, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, हमने स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड अर्ध सेल लिया, है ना, का विभव चयनित किया। हमने कहा इसका विभव जो है इतना है, जो भी हमारे पास आ जाए मान लिया हमने, वो मानना पड़ेगा हमें, है ना। और तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हम निकाल सकते हैं, है ना। दूसरे कैसा आएगा, उसमें से हम इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का आ जाएगा, है ना। तो ऐसे इनके पास कोई ऐसी युक्ति नहीं थी जिससे वो क्या करें, मापन करें। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, देखो ये परिपाठी के अनुसार किया इन्होंने। यहां पर देखो बेटा, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने कल भी बताया था आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको एसएचई के नाम से भी जानते हैं, है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको इन्होंने परिपाटी के अनुसार इसको माना कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है,
एक मानक है जिसके आधार पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। और इसी की तुलना हम अन्यों से कर सकते हैं। इसी को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा उसके साथ जो जोड़ेंगे उसमें से घटा देंगे तो वो आ जाएगा, है ना, हमारे पास सेल विभव आ जाएगा। यहाँ देखो इन्होंने क्या किया कि मानक हाइड्रोजन जो हमारे पास क्या है, मानक हाइड्रोजन है, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो नामक जो अर्ध सेल है, ये आधा सेल है बेटा। देखो यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है वो कैसा है, आधा सेल है। यहाँ क्या किया गया, देखो प्लेटिनम है, प्लेटिनम लिया गया, इस पर क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ हाइड्रोजन आयन है एक्वस। देखो ये दोनों एक तरफ है, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन एक्वस एक तरफ है, ठीक है ना। द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं, यानी कि इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। प्लेटिनम लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन कोई गैस के रूप में नहीं मिलता, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम आप लोगों को बताया था कि जैसे माना कोई क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि मान लीजिए कोई एक छड़ लेंगे और उस छड़ को हमने क्या किया, उसी के लवण के विलयन में डुबोएंगे। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की कोई छड़ तो होती नहीं है, हाइड्रोजन की कोई छड़ होती हाइड्रोजन तो गैस है, हाँ इस तो एक गैस है ना। और उसका विलयन लेंगे, यानी कि हमने चलो मान लीजिए HCl लिया, हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन छड़ के रूप में कैसे लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम का टुकड़ा, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन यहाँ डालेंगे इसमें तो ये प्लेटिनम क्या करेगा, ये एक प्रकार के जैसे धातु के रूप में काम कर रहा था ना, यहाँ धातु धातु एक धातु के रूप में काम करेगा, है ना। यहाँ पर वो टकराएगा और इस प्लेटिनम की जो सरफेस होती बेटा, वो सरफेस इसको क्या करती है, आयनित होने के लिए जगह प्रदान करती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या किया गया, हाइड्रोजन तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हमने हाइड्रोजन को कोई रॉड ले लिया हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या है, धनाभिषित होता है। जैसे माना यदि आप लोग देखोगे सोडियम जिंक ये सब क्या है, धनाभिषित है ना। तो ऐसे ही क्या किया गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लेटिनम का एक टुकड़ा लिया। प्लेटिनम अक्रिय होता है वैसे, है ना, चलो कोई क्रियाशीलता नहीं दिखाता है। तो ये क्या करता है, इसमें इसकी बाहरी सतह पर ये हाइड्रोजन जो गैस हम डालेंगे यहाँ पर, है ना, वो क्या करेगा, तब ये एक इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करेगा। हाइड्रोजन गैस ली हमने और हाइड्रोजन के जो लवण का विलयन है उसमें हमने इसको निरूपित किया। देखो अब ये क्या कहता है, देखो इससे हमने इसको निरूपित करते हैं, ये इन्होंने निरूपित करने के लिए यानी कि इसको दर्शाने के लिए इसको ये बना दिया। देखो किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे हो गया, Pt हो गया सॉलिड्स, ठीक है ना, इसको एक लाइन से खींचा, और H2 हो गया गैस हो गया, यहाँ डबल लाइन नहीं सिंगल लाइन होगी, सिंगल लाइन क्योंकि एक ही विलयन में, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा H+ आयन, और ये एक्वस फॉर्म है। तो हम इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दिखाने के लिए हमारे पास ये है ना, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया। इन्होंने कहा कि किसी भी ताप पर, कोई भी ताप ले लो आप इसको, ठीक है ना, ये अभिक्रिया, तो इसका जो क्या होगा, विभव होगा इसका, वो कैसे क्या मान लिया उन्होंने, निर्दिष्ट कर लिया कि ये 0 होगा, ये मान लिया उन्होंने। कहा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होगा उसका किसी भी ताप पर क्या होगा, इसका जो विभव होगा वो शून्य होगा। अब उन्हें आधार मिल गया, उन्हें क्या मिल गया, आधार मिल गया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर लिया, उसका जो सेल विभव इलेक्ट्रोड विभव है, सॉरी विभव है, उसको उन्होंने शून्य निर्दिष्टित कर लिया, निर्धारित कर लिया उसका। देखो ये सेल रिएक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन एक्वस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और H2 के रूप में बदल दिया, ठीक है ना। ये बात मेरी समझ में आ गई। इन साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको शून्य मान लिया, उन्होंने कहा ये सब शून्य हो जाए, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रोड होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव ये है बेटा। देखो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ये है, देखो स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पर है मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो कैसे किया उन्होंने, देखो ये तो था HCl का विलयन जो आपको कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, HCl का विलयन, है ना। और यदि देखेंगे तो इसकी इकाई, ये भी सांद्रता क्या है इसकी इकाई में, देखो यहाँ पर क्या है 1, ये 1 मोलर है, देखो ये 1 मोलर है ना, इसके जो सांद्रता इकाई में है। दूसरा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास करवाई जा रही है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करवाई जा रही है, ये कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं है। यहाँ पर जो नीचे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये प्लेटिनम है,
ये क्या है, प्लेटिनम। ये जो जिसको मैंने रेड किया ये प्लेटिनम है। आप लोग थोड़ा सा, जो मोबाइल है बेटा, मोबाइल को दो प्रकार के होते हैं ना, एक खड़े में जैसे आप लोग बात करते हैं वैसे में नहीं रखना, बल्कि लिटा करके रखना है ऐसे में, है ना। जिसको बोलते हैं कौन सा, पोर्ट, एक पोर्ट्रेट साइज में, एक लैंडस्केप में, है ना। तो लैंडस्केप में रखोगे तब आपको क्लियर दिखाई भी देगा। तो देखो यहाँ पर ये जो है क्या है, ये प्लेटिनम है। ये क्या है, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम है और इसकी सतह पर क्या होंगे, हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है और सतह पर इसको क्या मिलेगा, ये देखो, इस सतह से यहाँ से बुदबुदाहट के साथ निकल रही है ना। तो तब ये एक इलेक्ट्रोड की भांति कर रहा है। और यहाँ भी देखो, जो हाइड्रोजन है उसका जो दाब है वो एक बार है। क्या किया गया, एक बार, यानी कि मानक के रूप में लिया गया। देखो इकाई में लिया गया, ये भी क्या लिया गया, एक बार लिया गया। यहाँ पर दाब लिया गया एक बार, है ना, ये भी इकाई में है। यहाँ पर जो सांद्रता है वो कैसे ली गई, 1 मोलर, 1 मोलर, 1 m, ये भी क्या है, इकाई में लिया गया। तो ये मानक के लिए है। यहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, है ना, सॉरी 298 केल्विन भी ले सकते हैं ना। चलो अब देखते हैं, चलो क्या क्या कंडीशन है इसमें। तो यहाँ पर देखो, इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, है ना। इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहा गया, एक तो इसके सामने शब्द के साथ मानक लगा, देखो यहाँ पर मानक लगा है बेटा, ये माना गया है ना, मानक। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई धातु की छड़ को, बार बार बता रहा हूं, है ना, धातु की छड़ को उसकी उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। तो यहाँ धातु की छड़ तो है नहीं, अब हाइड्रोजन कैसे लेंगे हम। हाइड्रोजन हमने लिया और हाइड्रोजन के विलयन में, हाइड्रोजन का विलयन HCl का विलयन हो सकता है, और भी विलयन हो सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, उसके लवण के विलयन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस हमारे पास गैस है, लेकिन हमने क्या किया, उसको यहाँ प्लेटिनम का एक टुकड़ा लिया और उसकी सतह पर इसकी अभिक्रिया करवाई। ठीक है ना। देखो ये देखो, इसमें मानक, यहाँ पर क्या शब्द आया, देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम, देखो ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक से क्या किया जाता है, इसको से लेपित किया जाता है। देखो ये लेप लगाएगा उसमें, क्या किया गया, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लेप लगाएगा। लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर चारों तरफ इसके जो प्लेटिनम के टुकड़ा है इसमें क्या किया, प्लेटिनम ब्लैक को पोत दिया इस पे, है ना, लेप लेप लगा दिया इस पे। ठीक है ना, उसकी सतह। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डुबाया होता है। जो ये जो क्या होगा, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है ये कैसे विलयन में है, ये अम्लीय विलयन में इसको डुबा दिया। किसमें डुबा दिया, यहाँ पर जो निमज्जित है बेटा, निमज्जित का मतलब यहाँ पर डूबना होता है ना, डुबा देना होता है ना, डीप करना हुआ। इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, अम्लीय विलयन में डुबा दिया। ठीक है ना। अम्लीय विलयन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो सकता है ना। एवं इस प्रकार क्या होगा, शुद्ध हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, यहां से डाल दिया जाता है। देखो ये बुदबुदाहट के रूप में, यानी कि उसको प्रेशर के साथ छोड़ देंगे तो उसमें क्या आएगा, बुदबुद की जाती। बुदबुद का मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो क्या आएगी, वहां बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। ठीक है ना। और हाइड्रोजन देखो, ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की अपचित अपचित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रता क्या रखी जाती है, इकाई मान पर स्थित रखी जाती है। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें हैं। जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन है, देखो ये जो हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन दो चीजों में होगा, एक तो अपचित होगा और दूसरा ऑक्सीकृत होगा। ठीक है ना। दोनों को क्या किया जाता है, दोनों का जो मान होगा वो स्थिर रखा जाता है, यानी कि किस पर स्थिर रखा जाता है, इकाई पर। ठीक है ना, इकाई पर स्थिर रखा जाता है। यही इसकी विशेषता है। मानक शब्द का मतलब यहां समझ गए होंगे, ये स्टैंडर्ड बनाया गया इसके लिए। ठीक है ना। इसका अर्थ जो लास्ट में मैंने एक लाइन अंडरलाइन किया, यदि आपके पास आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, देखो विलियन में, ये लाइन लिख सकते हैं, विलियन में हाइड्रोजन गैस का दाब एक बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हो जाएगा। वह विलयन क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब क्या होगा,
एक बार होगा, और हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, 1 मोलर होगी, और ये ताप लगभग लगभग हुआ 298 केल्विन पर, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक हो गया, समझ में आया बेटा। अब देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दो कंडीशंस होंगी, इसमें भी दो चीजें होंगी। यहाँ एनोड होगा, ये एनोड की भांति व्यवहार करेगा या कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा हमें नहीं मालूम, ये एनोड होगा या कैथोड होगा, मालूम है आप लोगों को किसी को, ये एनोड की भांति व्यवहार करेगा या कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। गैल्वेनिक सेल, एनोड किसे कहते थे बेटा, गैल्वेनिक सेल याद करो, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे अपचयन, अपचयन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको बार बार, किसमें होता है बेटा, गैल्वेनिक सेल। राइट, ये गैल्वेनी सेल में होता है, ठीक है ना। गैल्वेनी सेल में आप लोग याद रखेंगे, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। यहाँ पर अपचयन होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। यहाँ देखिए ये क्या काम करेगा, देखिए ये कहता है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड, देखो को एनोड यानी कि अर्ध सेल जो हम लेंगे एनोड, तथा किसी दूसरे सेल को हम क्या करेंगे, दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर ले जाकर बनाई गई एक सेल है ना, जिसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक तो एक क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसको, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक रॉड लिया, यहाँ पर हमने रॉड ली इसमें, और यहाँ पर एक क्या कर दिया, हाइड्रोजन है ना, इसमें HCl भर दिया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या करेंगे, एनोड पर लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो सेल होगा, मान लीजिए चलो हम किसको लेते हैं, जिंक को ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमने जिंक को लिया, जिंक का उसे कहाँ रखेंगे, वहां रखेंगे, कैथोड के स्थान पर रखेंगे। कैथोड का स्थान कहाँ होता है, दाहिनी ओर, यहीं पे तो बनाते थे हम कैथोड, यहाँ एनोड बनाते थे, है ना, इस तरह। तो यहाँ हमने करना क्या है कि अब मानक इसको हमने सीखना कैसे है, देखो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या कहां पर लिया, और किसी दूसरे सेल को हमने कैथोड के स्थान पर लिया, है ना। यानी कि जो एनोड पर हमने किसको लिया, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, ठीक है बेटा। और ये माइक किसका खुला बेटा, माइक ऑफ रखना है, अभी खुला है, अश्वाल सौरभ, आशीष कब खुला, ठीक है बेटा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बिल्कुल नहीं खुलना है, जब कुछ पूछोगे तभी खोलना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है, और मान लीजिए हमने जिंक लिया है, यहाँ पर ये देखो जिंक है, ये जिंक है, तो जिंक को हमने क्या किया, कैथोड पे लिया, एनोड पर क्या लिया, हाइड्रोजन, यही तो कह रहे हो, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, एनोड, ठीक है ना, और तथा किसी दूसरे जो सेल है, सेल को हमने कैथोड के स्थान पर लिया। दूसरा सेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कॉपर भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, और भी हमारे पास हो सकते हैं, Ag हो सकता है ना, सिल्वर वाला। तो अलग अलग प्रकार के हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रोड। देखो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो को लेकर के बनाई गई जो सेल, एक सेल होगी, एक सेल कैसे, देखो एक सेल जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया यहाँ पर, ये देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर हमने डबल लाइन खींची, डबल लाइन का मतलब इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, साल्ट लवण सेतु से जोड़ना है, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, दूसरी अर्ध सेल को लिखा जा सकता है, दूसरी अर्ध सेल को हम लिखेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, दूसरे अर्ध सेल को लिखेंगे, और इसका जो क्या होगा, 298 केल्विन पर EMF नोट करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या करना है, 298 केल्विन, यानी कि इसमें से 200 कितना 73 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या करना है, इसका EMF ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव, है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है ना। और दूसरे सेल का जो देखो दूसरे अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देते हैं, ठीक है ना, वो जो दूसरा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हम इसको लगाएंगे, इसमें इसका जो मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0 होता है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा,
और जोड़ने के बाद यहाँ पाठ्यांक देखा, यहाँ पर एक वो लगा हुआ हमने चेक करने वाला है ना, जैसे वोल्टामीटर या इस टाइप का है ना। इसमें क्या करेंगे, वोल्टामीटर लगा हुआ है यहाँ, यहाँ हम क्या देखेंगे कि कितना वोल्ट है ना, कितना आया है इसमें। तो जो यहाँ आएगा इसको हमने क्या माना हुआ है, 0। इसका हमने क्या मान लिया था, जो जो इलेक्ट्रोड विभव था 0। अब जो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ दिखाया उसने सपोज -0.76 दिखाया या 74 दिखाया, तो ये किसका हुआ, ये किसका होगा, एनोड का, एनोड। एनोड का तो 0 हो गया बेटा, इसका तो 0 है। कैथोड कैथोड कैथोड, कैथोड पर कौन है इस समय, मान लीजिए जिंक है, तो जिंक है, जिंक आ जाएगा। यदि हमने कॉपर लगा रखा और उसको मान लीजिए उसने 34 दिखाया, 0.34 दिखाया, तो ये किसका होगा, इसका तो 0 है ना, इसको तो हमें मालूम है 0 है ना, इसका ये भी कैथोड इलेक्ट्रोड विभव 0 है। तो यहाँ पर जो भी आएगा, जो भी हमारे पास आएगा, जब हम इस मानक के साथ जोड़ेंगे किसी को, तो जो भी यहाँ पर पाठ्यांक आएगा, जो यहाँ दिखाई देगा हमें, वो किसका आएगा, वो हमेशा यहाँ से जो कैथोड पर लगा हुआ जो क्या होगा, जो सेल होगा, ठीक है ना, उसका विभव दिखा देगा, ठीक है ना। तो ये पूरा सेल हो गया, अपने आप में क्या हो गया, ये पूरा सेल हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम सेल विभव कहेंगे। यहाँ टेम्परेचर ध्यान रखना आपको, ये कितना होगा, 298 केल्विन, ठीक है ना। और दूसरे सेल, अब देखो ये कह रहा है अर्ध सेल, जैसे मान लीजिए अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देते हैं, जो हमारे पास वहां निकलेगा वो किसका आएगा, दूसरे सेल का अपचयन विभव आएगा। ये कौन सा विभव आएगा बेटा, अपचयन विभव, ठीक है ना, अपचयन विभव होगा, ठीक है ना। यदि देखो इसमें क्या कंडीशन कह रहा है कि यदि क्या होगा, यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचित एवं ऑक्सीकृत स्पीसीज की सांद्रताएं इकाई हो, तो उपयुक्त सेल का विभव दाहिनी ओर अर्ध सेल के मानक विभव यानी कि E0R के बराबर होगा। यहां पर भी क्या है, मान लीजिए यहां तो हमने जोड़ा हुआ था मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर की तरफ, ठीक है ना। और इस तरफ वाला जो दूसरा है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसकी भी यदि क्या होगा बेटा, जो ऑक्सीकृत और अपचित होने की जो क्या होगी, सांद्रताएं होंगी, यदि वो इकाई हुई, क्या हुई, इकाई किसकी, इस वाले सेल की भी, तो तब क्या होगा, जो विभव होगा वो मानक विभव होगा, मानक सेल विभव जिसको कहते हैं, मानक सेल विभव। यहां पर क्या था, जैसे हम पहले अन्य जगह पढ़ रहे थे, नोट शब्द कहीं पर पढ़ रहे थे ना, नोट शब्द बार बार लगा रहे थे, कहाँ लगा रहे थे, नोट ऊपर लगा दे रहे थे, जहां नोट लगा रहे थे, कहाँ लगा रहे थे, किसी को मालूम, सर राउल्ट के रावल्ट के नियम, ठीक है, और भी लगा रहे थे कहीं है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, जो मानक शब्द के लिए यहाँ क्या किया इन्होंने, इस प्रकार से एक गोला बना करके लगा दिया, नोट ही मान लो इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, E0R मान लेंगे, पढ़ने के लिए हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे अपने समझ के, है ना, क्योंकि ये मानक शब्द है। जब हम इलेक्ट्रोड विभव दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रोड विभव किससे दिखाते हैं, ई से, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हमने इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव दिखाया, तो इलेक्ट्रोड विभव ई सेल, है ना। और मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आया। ये जो 0 जैसा लिखा हुआ है ऊपर है, थीटा है, जो भी है, तो इसको हम क्या शब्द कहेंगे, ये कहेंगे बेटा मानक, ये मानक के लिए हो जाएगा, है ना, जिसमें कुछ इस पैमाने दिए गए हैं। इस 0 का मतलब सिंपल क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड की सांद्रताएं क्या होगी, इकाई होगी, इनकी जो सांद्रता है वो इकाई। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए इसका भी क्या है, ये भी मानक, इसकी सांद्रताएं भी इकाई है, इसको जो दूसरा इलेक्ट्रोड हमने जोड़ा है ना, इसकी सांद्रता भी क्या है, इकाई में है। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे पास सेल विभव आएगा उसको हम कहेंगे मानक सेल विभव, यानी कि E0R, E0R इसके बराबर होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया हमारे पास, ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, हाइड्रोजन वाला, ये भी कैसे मानक है,
तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, देखो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोड विभव यही है ना, इसका तो 0 हो गया, तो जो सेल विभव आएगा टोटल सेल विभव क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। 0 घटाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसमें, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वो किसके बराबर होगा, मानक विभव के बराबर होगा। हो गया, ये बात समझ में आ गई बेटा। देखो अब हम थोड़ी और आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, जहां पर जो ई नोड सेल ठीक है ना, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि जहां पर ई नोड सेल है ना, सेल का मानक विभव है, ये क्या है, मानक विभव, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास ई नोट आर है और ई नोट एल है ना, दाहिनी ओर और बाईं ओर, ठीक है ना, अर्ध सेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। देखो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है और ये क्या है, मानक विभव। मानक विभव भी कह सकते हैं, मानक सेल विभव भी कह सकते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो दाहिनी तरफ है उसका हो जाएगा ई नोट आर और जो बाईं तरफ है उसका हो जाएगा ई नोट आर एल, है ना। तो ये आ जाएगा, और ये क्या है, दो अर्ध सेलों का क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक, अब देखो बेटा, क्योंकि हमारे पास जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या कर रहे हैं, का जो विभव है, देखो विभव ई एल शून्य है। देखो ये जो ई एल है हमारे पास वो क्या है, शून्य है। किसका होता है शून्य, एनोड का। एनोड का नहीं होता बेटा शून्य। हाइड्रोजन। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हाइड्रोजन का शून्य होगा। यहाँ पर एनोड बोलेंगे तो कभी कभी तो एनोड में हमारा जिंक भी था, तो क्या हम जिंक को शून्य मानेंगे। यहां पर हम यदि देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो शून्य है, और इसको हम किस पे ले रहे हैं, एनोड पे ले रहे हैं। इस समय हम एनोड पे ले रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि बाकी को हम क्या कर रहे हैं, कैथोड पर जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने दो सेल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया, जो फॉर्मूला था हमारे पास, देखो पहले सेल विभव से देखते हैं। ई सेल हमने पढ़ा था ना, ई सेल, ई सेल बराबर पढ़ा था हमने ई, ठीक है ना, आर माइनस ई जीरो। एल, एल पढ़ा था, एल पढ़ा था, है ना। ये पढ़ा सेल विभव है बेटा, वो यहां नहीं देखना, ये सेल विभव था। फिर हमने देखा था इसमें हमने अलग अलग लिए थे, जैसे एक तरफ जिंक लिया था, एक तरफ वो लिया था, है ना। इसको हमने क्या किया, दायां और बायां भी लिखा था। फिर हमने क्या किया था, एनोड कैथोड भी किया था इसमें, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया था, एनोड और कैथोड भी किया था, है ना, कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। फिर हमने कॉपर जिंक इस टाइप से हमने उसमें लिखा था, है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये मानक शब्द है, तो मानक शब्द पे हमने क्या किया, ई नोट यहाँ पर लिया, ये लिया सेल, ये सेल का है, देखो ये किसी सेल का हमारे पास, है ना। ये मानक शब्द आ गया, मानक इसके लिए आ गया, है ना। ये मानक स्टैंडर्ड वैल्यूज, इस मानक से मतलब होगा कि यहाँ पर जो सांद्रताएं होंगी वो इकाई में होंगी। मानक का मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ पर जो सांद्रताएं होंगी विलयनों की वो हमेशा इकाई में होंगी, है ना। तो ये बराबर क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास आना था ई नोट आर माइनस ई नोट एल, लेकिन एल की जगह हमने क्या लिया, जो एनोड पर ले रखा है वो क्या ले रखा है, हाइड्रोजन ले रखा है। क्या ले रखा है, हाइड्रोजन। और उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ई नोट आर माइनस जीरो, है ना। और ई नोट ये क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हो जाएगा। यदि हम इसको ऐसे देखें तो इसमें यदि हम देखें तो जो सेल विभव है वो किसके बराबर आ रहा है, जो हमारे पास कैथोड भी जुड़ा हुआ है। अब कैथोड में जो भी जुड़ा होगा उसके बराबर आ जाएगा। जो सेल विभव होगा हमेशा किसके बराबर आएगा, जो कैथोड पर जुड़ा होगा। सॉरी, यदि हमने जिंक को जोड़ा भरा बेटा किस पे, कैथोड पे जोड़ा, तो सेल विभव किसके बराबर आएगा, थोड़ी बराबर। कैथोड के बराबर। कैथोड में क्या जुड़ा हुआ है, जिंक, तो जिंक के बराबर आएगा। यदि हमने सेल विभव जो कैथोड पर क्या जोड़ा है, कॉपर जोड़ा है, अब हमने सेल विभव निकालना है, तो सेल विभव किसके बराबर आएगा, कॉपर के बराबर, जिसका जितना इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ठीक है ना। और चौथा, यदि हम क्या करें, सिल्वर को ले, यहाँ पर एजी को ले, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर आएगा, सिल्वर के बराबर। ये सारे हमने कैथोड पे जोड़े हुए हैं, ठीक है ना। एनोड पर कौन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहे हैं इनको, है ना, तब इसका सेल विभव आ रहा है।
तो अब हमें मालूम हो गया, अब हम सबके सेल विभव निकाल सकते हैं, इन सब के सेल विभव निकाल सकते हैं ना, कितने कितना होगा। हमने कुछ करना क्या है, अब क्या करना हमने कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिया हमने, क्या लिया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, मैं वैसे रफ बना रहा हूँ है ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। इस तरफ हमने क्या किया, हमें किसका निकालना था, मान लीजिए हमें जिंक का निकालना था। हमने क्या किया, जिंक की रॉड ली और जिंक का सॉल्यूशन लिया, इसको जोड़ा, यहाँ पर देखा, यहाँ ये वोल्टामीटर पे देखा कितना आया, तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा सॉरी, उसका विभव हो जाएगा, किसका, जिंक का, ठीक है ना। और क्या होगा, जिंक का विभव होगा, लेकिन कौन सा विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा जिंक का, है ना। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को पहले ही चिन्ह परिपाठी ने क्या कहा था, किसी को याद है बेटा, जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही, जो हमारे पास पहले एक लाइन पड़ी थी, मैंने बार बार रिपीट किया था कि जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको क्या कहा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बना के पूछा था। E naught cell. ई नॉट सेल ने बेटा बार बार 2-3 बार रिपीट किया था। E naught R. सब आप लोग भूल जा रहे, अभी देखो दिखाता हूं, इसमें है कहीं, वो बार बार 3-4 बार रिपीट किया था मैंने वो लाइन। तीन चार बार रिपीट की थी और अच्छी तरह आप लोगों को याद भी होना चाहिए वैसे। हाँ ये देखो बहुत अच्छी तरह, मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जा सकता है, ये लाइन थी, और ये देखो है कि नहीं, 2-3 बार किया था रिपीट। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक अपचयन विभव भी कह सकते हैं। मानक जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको हम क्या कह सकते हैं, मानक अपचयन विभव भी कह सकते हैं। कल 2-3 बार रिपीट किया था मैंने इस शब्द को, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास क्या है कि जहां पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं मानक अपचयन इलेक्ट्रोड, है ना। ये मानक हाइड्रोजन अपचयन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इसको हम अपचयन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, है ना, या अपचयन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो ये कहता है कि जो मानक शब्द जिनके लिए यूज किया गया वो क्या होगा, अपचयन के बराबर होगा, उसको हम अपचयन ले लेंगे, है ना। तो ये आगे अभी सीरीज आएगी इसकी, फिर ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये समझ गए आप लोग, ये किसके बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पर एक सेल दे रखा है इसने, है ना, इस सेल से समझते हैं। देखो इसको हमने क्या किया कि ये कह रहा है निम्नलिखित सेल को मापित ईएमएफ, ये है कितना है 0.34 वोल्ट, ये नापा गया है ना, ये नाप लिया इन्होंने, कितना है 0.34 वोल्ट, है ना, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। ये जो अर्ध सेल है नीचे, ठीक है ना, सॉरी जो नीचे सेल दी रखी है उसका क्या है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। यहां पर यदि हम देखेंगे ये सेल बनाया हुआ है, इधर की तरफ देखो तो ये कौन सा सेल है, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखो बेटे कौन सा सेल है, कौन सा अर्ध सेल है। ऐसा अर्ध सेल क्या होता है, पीटी है, सॉलिड है, हाइड्रोजन है, एक बार लिखा हुआ है, फिर हाइड्रोजन आयन है, 1 मोलर लिखा हुआ है, कौन सा सेल हो गए, अर्ध सेल कौन सा है, किसको नहीं पहचान पाए, मानक कौन सा, मानक वाला तो ठीक है, कौन सा होगा, मानक हाइड्रोजन. बिल्कुल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, देखो है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्यों, मानक शब्द तो इन एक बार और 1 m से आया, नहीं तो हमारे पास मालूम क्या होता था, इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना था। यदि हम सीधे इसको ऐसा लिखते,
कैसे माना हमने, पीटी लिखा, पीटी है ना, और सॉलिड लिखा, और उसके बाद एक सिंगल लाइन खींची, हाइड्रोजन लिखा H2, और गैस लिखा, है ना, इसके बीच कुछ नहीं लिखा, और फिर दूसरे लाइन ऐसे लिखा, फिर हमने H प्लस आयन लिखा और ये एक्वस लिखा, है ना, ये हमने एक्वस लिखा बेटा। तो ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा, हाइड्रोजन। अब इसको मानक के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा एक बार, एक बार, एक बार क्या हो गया, दाब हो गया, है ना। इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, 1 मोलर है, तो ये क्या हो जाएगा, मानक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब एक तरफ तो जुड़ा हुआ है, ये किस तरफ जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है बाएं तरफ, यहाँ तो देखो बायां, है ना। दाहिनी तरफ कौन सा जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है Cu, कॉपर। देखो डबल लाइन खींची हुई है, डबल लाइन का मतलब ये किससे जुड़ा होगा, किससे जुड़ा लवण होगा, सेतु, हाँ लवण लवण सेतु। सेतु से, गुड। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या आएगा, एक्वस आएगा, एक्वस के बाद 1 मोलर होगा, है ना, 1 मोलर विलियन हो जाएगा, 1 मोलर, और इसको कॉपर इस टाइप से, है ना। तो ये देखो बेटा, ये दोनों जुड़े हुए थे। अब एक तरफ हमने क्या लिया, यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, मैं रफ बना रहा हूँ इसको, ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, बाकी आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ वोल्टामीटर लगाया, यहाँ पर इसके कौन सा लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, और कॉपर इलेक्ट्रोड में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड इस टाइप से ले लेंगे, और ये साल्ट ब्रिज से हमने इसको जोड़ दिया, है ना। ये वाली रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, इसको कैथोड पोजीशन पर हो रही है, या एनोड पर हो रही है ना, ये एनोड पर। तो यहाँ ये दो चीजें हुई। अब इन्होंने देखा कि जब इनको ऐसा जोड़ा तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो पाठ्यांक आया वो 0.34 वोल्ट आया। तो उन्हें मालूम है इसका इसका यदि मान देख निकालेंगे तो ये तो 0 है, तो ये किसका होगा, इसी का तो होना है इसने, है ना। तो उसको निकालने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, ई नोट आर, ई नोट सेल, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, क्या था बेटा, ई नोट R आर माइनस ई नोट माइनस L एल। एल, है ना। तो इस एल की जगह ये तो है लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है, एनोड का हमें पता है पहले से, ये मानक वाली स्थिति में 0 है, और इस ये वाली जो राइट में है इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 0.34 वोल्ट। इस सेल का विभव कितना हो जाएगा, जो सेल पूरे सेल का जो विभव होगा, ई नोट सेल, ये होगा प्लस 0.34 वोल्ट, कितना, है ना। यहाँ पर कॉपर के लिए देखेंगे क्योंकि ये भी मानक के फॉर्म में है, देखो इसमें भी क्या है, ये भी मानक के फॉर्म में बेटा, देखो इसको हम मानक अपचयन विभव भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, मानक अपचयन विभव। तो ये सीरीज क्लियर समझ में आ गई, कैसे कैसे निकाल रहे हैं, इतना कैसे आया। दूसरे वाले ये देखो बेटा, यहाँ पर प्रथम स्थिति, हम इसी स्थिति को देखते हैं, इसी स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान, कैसा मान निकला था ये, देखो प्लस में आया, नहीं आया, इसमें कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं थी, है ना। तो ये प्लस में था, प्लस में जब मान आया तो ये क्या इंगित कर रहा है, क्या दिखा रहा है ना। ये ध्यान रखना, जब भी क्या होगा, जो सेल का ईएमएफ होगा, ठीक है ना, सेल विभव होगा, यदि वो धनात्मक आता है तो तब क्या शो करता है, यहां पर ये शो कर रहा है कि कॉपर 2+ आयन, क्या दिखा रहा है, जो कॉपर 2+ आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन, यानी कि जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो H+ आयनों की तुलना में आसानी से अपचित हो जाते हैं। कौन आसानी से अपचित हो रहे हैं, देखो Cu2+ आयन जो होंगे H+ आयन की तुलना में आसानी से, यानी कि ये आसानी से क्या हो रहे हैं, अपचित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपचित हो रहे हैं। कौन, ये Cu+2+, है ना, ये आसानी से हो रहा है अपचित, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, ये अपचित उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है ना, या उतना आसानी से नहीं हो पा रहा है। कौन हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव अपचित जल्दी हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत क्या है ना, विपरीत प्रक्रम में देखो अपचेत हो रहे हैं, इसके विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या होगा, उपयुक्त वर्णित मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। जो कॉपर है, जो हाइड्रोजन है बेटा, देखो यहाँ पर क्या होगा,
मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है। कॉपर क्या नहीं करेगा? कॉपर जो है, देखो जो हाइड्रोजन है वो कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। ये याद रखना आपको, कॉपर को क्या नहीं कर पाएगा? ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। ये ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा कौन? ये नोट कर लो बेटा। हाँ, हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन क्या नहीं कर पाएगा कॉपर को? ऑक्सीडेट नहीं कर पाएगा। हाँ, जो हाइड्रोजन आयन है हमारे पास वो ऑक्सीजन को सॉरी किसको? कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, लेकिन अपचयित कर देगा बेटा, ठीक है ना? यहाँ ध्यान रखना, अपचयित कर देगा लेकिन ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है किसको नहीं कर पाएंगे? कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस शब्द को, कि जो हाइड्रोजन आयन है वो कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, यानी कि ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं, भाई हाइड्रोजन का जीरो हुआ, हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या होंगे? प्लस में होंगे। समझ में आएगा मेरी बात? ये जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे, जितने भी प्लस में होंगे, ये हाइड्रोजन उनको ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, ठीक है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर आयन को अपचयित कर सकती है। ये क्या करेगी? अपचयित कर देगी, ऑक्सीकृत नहीं करेगी। क्या नहीं कर पाएगी? ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगी, ऑक्सीकृत नहीं करती, ठीक है ना? लेकिन अपचयित कर देगी। क्या कर देगी? अपचयित कर देगी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जो जितने भी प्लस वाले होंगे वो हाइड्रोजन आयन क्या नहीं कर पाएगा? उनको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, लेकिन अपचयित कर देगा, है ना? हाइड्रोजन गैस क्या कर पाएगी? कॉपर आयनों को अपचयित कर देगी। अपचयन की क्रिया है। अपचयित करने का मतलब, यदि माना हमने क्या लिया, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसमें, है ना? ऑक्सीकृत और अपचयित दो शब्द हैं, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा, ये दो शब्द याद रखना है आपको। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, क्या कहा मैंने? जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जिनके आगे प्लस का चिन्ह होगा, वो क्या नहीं कर पाएंगे? हाइड्रोजन उनको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन उनको क्या नहीं कर पाएगा? ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, लेकिन अपचयित कर देगा। क्या करेगा? अपचयित कर देगा। क्लियर? रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना? इसलिए क्या होगा? इसलिए कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं घुलता है, ठीक है ना? यदि हम क्या करेंगे, कॉपर को लेंगे और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेगा, है ना? देखो यहाँ पर हमने कॉपर को क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होगा? घुलेगा नहीं है, ठीक है ना? हमने कॉपर की रॉड दी, ठीक है ना? और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, HCl लिया, तो ये इसमें नहीं घुलेगा, नहीं घुलता है। क्लियर हो गया बेटा? कॉपर क्या नहीं होगा? HCl में नहीं घुलेगा, लेकिन क्या, देखो यहाँ पर आगे शब्द लिखा हुआ है, नाइट्रिक अम्ल में यह नाइट्रेट आयनों में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना? जो नाइट्रिक अम्ल होता है, यदि हमने क्या लिया इसमें? HNO3 लिया, HNO3 लिया, ठीक है ना? तो ये क्या कर देगा? नाइट्रेट आयनों में ऑक्सीकृत होता है, यानी कि जो H+ आयन है वो उसको ऑक्सीकृत कर दे रहा है। देखो, अपचयित नहीं कर पा रहा है, हाइड्रोजन नहीं जोड़ पा रहा है इसमें, लेकिन क्या कर दे रहा है? ऑक्सीकृत कर दे रहा है। देखो, ऑक्सीकृत हो जाता है ना? न कि हाइड्रोजन आयनों से ही, ठीक है ना? जो नाइट्रेट आयन में क्या कर देता? ऑक्सीकृत होता है, न कि हाइड्रोजन आयनों से। तो ये क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया बेटा? मेरी बात Yes, समझ sir. में आ मेरी बात समझ में आ गई कि ये क्या नहीं Yes, sir. करेंगे ये? हाँ, कुछ बोल रहे बेटा? यदि हम कॉपर की रॉड लेंगे और उसको HCl में डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा, क्योंकि ये क्या नहीं कर पाता है? उसको अपचयित नहीं कर पाता है। इसमें HCl ही है, HCl नहीं जुड़ेंगे। लेकिन यदि हम नाइट्रिक अम्ल लेंगे, HNO3 लेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन है। देखो, ये नाइट्रिक अम्ल है तो क्या कर देगा? यहाँ अपचयित माने हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएंगे ना इससे, है ना? और यदि हम देखो ये नाइट्रिक अम्ल है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर देता है? इसको ऑक्सीकृत कर देता है, नाइट्रिक अम्ल, है ना? और
अब देखिए बेटा, इसमें समझ में आ गया। आपके पास याद रखना है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं जिनमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा, ये क्या नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीकृत नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ऑक्सीकृत नहीं होंगे लेकिन अपचेत हो जाएंगे। किसके द्वारा होंगे, हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो यदि हम और आगे चलते हैं बेटा, इसी प्रकार दूसरा है, देखो जैसे इसमें है, इस प्रकार निम्नलिखित सेल है हमारे पास जिसका ईएमएफ माइनस, देखो इतना वोल्ट है, ठीक है ना, कितना है, -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। और इस अर्ध सेल को हम क्या कहेंगे, मानक सेल भी कह सकते हैं। देखो ये कौन सा सेल है बेटा, देखो पहचानो इसको, ये PTH2, यहां तक कौन सा सेल है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। देखो प्लेटिनम है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बार है, हाइड्रोजन आयन है, एक मोलर है, ठीक है ना। इस तरफ कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक, ठीक है ना। अब यहां पर हमने करना वही है, यहां हमने इस तरफ क्या लेंगे, यह SHE लेंगे। SHE का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ गुड। और इस तरफ हम क्या लेंगे, इस तरफ हम ले लेंगे दूसरा हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हम जिंक ले लेंगे, है ना, जिंक को ले लेंगे। ये एक किस पर है, एक कैथोड पर है ना, ये एनोड पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम इस रिएक्शन को सॉल्व देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, इसकी जो वैल्यू आई, जो ई नोट सेल हमने लिया, ई नोट सेल, और इस ई नोट सेल में हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर ई नोट कौन सा वाला आएगा, राइट हैंड साइड वाला, है ना। तो ई नोट राइट हैंड साइड में कौन सा, जिंक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जिंक 2 पॉजिटिव और जिंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। और ये माइनस क्या आ जाएगा, इधर की तरफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ई नोट, है ना, और यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो यहाँ हम PTH2 इस टाइप से लिख सकते हैं, /H+ आयन, है ना, मैंने वैसे लिखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कैथोड एनोड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, राइट और लेफ्ट भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ हमने इसकी वैल्यू देखनी, यहाँ पर क्या है, इसका मान तो 0 आया, यहाँ पर इसका मान यदि हमने देखा तो यहाँ आया -0.76 वोल्ट, है ना। तो ये ई नोट सेल, यानी कि इसका सेल विभव भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा -0.76 वोल्ट, माइनस में है। अब माइनस का मतलब क्या होगा, 0। जब भी कोई टेम्परेचर जाता है ना तो माइनस में जाता है, तो नीचे तो जाएगा इस तरफ, है ना, -2, फिर -8, -9, फिर -20, है ना, ऐसे तो जाता है, 21, ऐसे में बढ़ता है बेटा, है ना। संख्या बढ़ती है लेकिन ये घट रहा है, -2 ज्यादा है, -21 ज्यादा है, -2 ज्यादा है। -2 ज्यादा है ना, -21 बहुत कम है। संख्या में तो ज्यादा लग रहा है लेकिन जितनी संख्या बढ़ेगी माइनस में उतना कम होता चला जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो ये अब ये देखो इसकी स्थिति देखें, यहां पर क्या है, ये क्या कहता है कि मानक इलेक्ट्रोड, दूसरी स्थिति में क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक मान इंगित करता है कि हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, ये ऑक्सीकृत कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन, है ना। और यानी कि जिंक आयन, देखो इसमें क्या है, जो जिंक आयन है, जिंक हाइड्रोजन आयन को अपचयित भी कर सकता है, दोनों चीजें, ऑक्सीकृत भी कर देगा, अपचयित भी कर देगा। जैसे Zn में देखेंगे तो Zn में हम HCl की रिएक्शन करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाता है और +H2 हाइड्रोजन गैस भी निकल जाता है, ऑक्सीकृत भी हो जाएगा, है ना। और ZnH2 भी बना देते हैं, दोनों कंडीशंस में आ जाते हैं, तो ये दोनों चीजें कर सकते हो बेटा, है ना। तो अब थोड़ी सी यहाँ और आगे चलते हैं, देखो इस सेल को देखिए, इस सेल में देखो, ये डेनियल सेल आ गए, फिर दोबारा से डेनियल सेल आ गया। डेनियल सेल में क्या है, इस डेनियल सेल में देखो, डेनियल सेल में क्या होगा कि डेनियल सेल अर्ध अभिक्रियाओं को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखो जो बाएं तरफ है, अभी तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमने प्रैक्टिकल कर लिया, इसकी जो वैल्यू आई वो कितने आई, -0.7, तो हमने निकाल लिया जीवन 0.76, है ना, वोल्ट।
और यहाँ पर आया, इसकी वैल्यू आई 0 पॉइंट प्लस में आई 0.34 वोल्ट। ये तो है, ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मानक निकाल लिए है ना। अब हमने क्या करना है कि दोनों जो हमारे पास कॉपर और जिंक है, यदि हम इनसे एक सेल बनाते हैं है ना, इन दोनों से मिलकर के, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन इस पर हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम कहाँ लेंगे, उसको एनोड पर लेंगे। उसको किस पर लेंगे, एनोड पर। और कैथोड पर क्या होगा, जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा, ये कैथोड ले लिया हमने, ठीक है ना, ये डैनियल सेल ले लिया हमने फिर है ना। तो यहां पर यदि हम इसके लिए निकालेंगे ई नोड सेल, ई नोड सेल निकालेंगे, तो यहां पर क्या बताया था मैंने आपको कि ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट। अब की बात देखो, यहां पर क्या है, ये जिंक है, यहां क्या है, कॉपर है। ये अब ये जीरो नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा जीरो, क्यों नहीं होगा बेटा जीरो, कोई बता सकता है ये जीरो क्यों नहीं होगा। जो लेफ्ट में है, देखो ये राइट में है, यहाँ पर वहाँ अभी कॉपर का मान रखा है। बिल्कुल, अभी हमने कॉपर का मान रखा हुआ, उस समय हाइड्रोजन था है ना। सॉरी, लेफ्ट तो ये है, मैं उल्टा कर रहा हूँ इसे, ये लेफ्ट है बेटा और ये राइट है। कॉपर नहीं बेटा, जिंक है वहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है, ठीक है ना। तो यहाँ जिंक पर का हम, मान रखा है। हाँ, हम वैल्यू वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो राइट में क्या है, राइट में हमारे पास ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यदि यदि हम इस सेल का वो निकालेंगे, सेल विभव निकालेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, तो कैसे आएगा, जो राइट में है देखो दाहिनी तरफ है, तो दाहिनी तरफ कितना है, देखो यहाँ पर हमारे पास है 0.34 वोल्ट, ये तो है। इसकी जो हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, माइनस क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है जिंक, तो जिंक की वैल्यू कितनी है, यहाँ आएगा, देखो माइनस का चिन्ह पहले से है, और फिर इसमें क्या है, -0.76 वोल्ट है ना। अब यदि हम इसका टोटल सेल विभव निकालेंगे, तो ये माइनस ये भी है और ये भी माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाती है दोनों वैल्यू है ना, क्योंकि जब कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.34 प्लस क्या हो जाएगा, ये कितना होगा 0.76 वोल्ट, यानी कि टोटल मिलाकर के कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा, तो ये किसका कौन सा सेल आया बेटा, सर 1.10 वोल्ट। हाँ 1.10 है ना, 10 भी कह सकते हैं या इतना ही है ना, 1.1, ठीक है ना। इतना वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके लिए ये सेल विभव आ गए जब हमने दो को जोड़ा। अब हम किसी अन्य को जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन से तो हमने मान निकाल लिए, हाइड्रोजन से हमने क्या किया, मान निकाले, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये हमारे पास और भी आगे हैं, मुझे लग रहा है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे काफी आगे तक है ना, ये सारी सीरीज है। चलो देखो, इसमें यदि हम देखें बेटा कि ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्लेटिनम है, ठीक है ना, प्लेटिनम हो गया, और जो स्वर्ण होता है, सोना होता है ना, ये धातुएं क्या होती हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती है, जहां पर हमें कोई क्रियाशीलता नहीं दिखानी। कौन कौन से हैं, एक तो सोना हो गया, प्लेटिनम, ये क्या है, अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वे अभिक्रिया में क्या नहीं करती, भाग नहीं लेती हैं, ठीक है ना, परंतु क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन, एक तो ऑक्सीकरण हो गया और दूसरा अपचयन, ठीक है ना, अभिक्रियाओं के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए अपनी जो है सतह प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन इसमें से चल सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, अपनी सतह को दिखाते हैं, ये जो सतह है ना, इन सतह पर इलेक्ट्रॉन का चालन हो सकता है ना, प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास प्लेटिनम का उपयोग हमने किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर क्या हो रहा था, H+ आयन हो रहा था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पर जा रहे थे, ठीक है ना, प्लेटिनम, लेकिन ये क्रिया नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये अर्धेव क्रिया, ये इस टाइप से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसने हाइड्रोजन बना दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये क्या करते हैं कि ये धातुएं जो है अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में क्या करते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आगे दूसरी वाली ये सीरीज है हमारे पास, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव
का अपचयन का महत्व क्या है, वैसे थोड़े बहुत हम पढ़ चुके हैं इसमें, फिर भी कुछ चीजें रह गई।